रूट बदला, ऐसा कोई ज़िंदगी ने पलटा खाया कि मेरे हस्बैंड को कैंसर हो गया। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। आज मैं बना रही जी तवा कीमा, और जैसे इसको खड़ा कीमा भी कहते हैं, जो भी कह सकते हो ना तुसी कह सकते हो। मैं तो इन्हू खाली कीमा भुनिया होया है कह दीजिए, और साथ में मटर डाल के पका लेती हूँ, या वैसे ही प्लेन पका लेती हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, आज मैंने एक टॉपिक पे बात करनी है, तो वो बात इस तरह से करनी है कि मुझे बहुत से कमेंट आते हैं कि सिस्टर प्लीज़ आप हमें अपनी लाइफ स्टोरी बताएं, और सानू दसो कि तुसी इस तरह कित्थे इत्थे आए हो और किस तरह रहे हो, और अपना एक्सपीरियंस बताएं, अच्छा बताएं, बुरा बताएं, यूके की लाइफ कैसी है, कैसे आपने स्ट्रगल किया, आपको क्या क्या कुछ फेस करना पड़ा। तो चलो जी, मैं तुहानू दस देनी है, लेकिन मैंने इस बात पे, इस टॉपिक पे, अपनी लाइफ स्टोरी पे, अपने स्ट्रगल में नहीं था बताना, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने मोटिवेट किया। मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि वाई नॉट, तुम क्यों नहीं बताना चाहती हो। तो मैंने कहा लोग की सोचणगे कि पता नहीं नवी यूट्यूब ते आई है ते अपना सारा रोना धोना दसना शुरू कर दिता है, बट ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे हस्बैंड कहते हैं इससे लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लोग एक दूसरे को इस तरह से करेंगे, तो प्लीज़ आप बताओ, लोगों को बताओ कि आपने क्या क्या स्ट्रगल किया इतनी कम एज में इंग्लैंड में आके। और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं यूके क्यों आई और मुझे कैसे आना पड़ा, और मैं कैसे रही यहाँ पे 14 साल, और मेरे साथ क्या-क्या कुछ हुआ, मैंने ज़िंदगी में क्या कुछ फ़ेस किया, वो आपको इस सारी वीडियो में मैं बताऊँगी। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी नहीं स्किप करना है, और साथ में बताऊँगी कि मेरे हस्बैंड के साथ ये कैंसर कैसे हुआ, और ये क्या-क्या था, और क्या अच्छा था, क्या बुरा था, वो सब शेयर करूँगी। सबसे पहले तो मैं स्पोर्ट्स वीज़े पे आई थी, जो शादी का वीज़ा होता है उस पे आई थी, और मुझे नहीं पता कि डिफरेंट वीज़े कैसे-कैसे अप्लाई करते हैं। हाँ, एक स्टूडेंट का वीज़ा पता है, क्योंकि वो मेरा एक्सपीरियंस है किसी और के साथ, तो वो मैं आप लोगों के साथ अगर चाहें तो मैं बता सकूँगी कि स्टूडेंट वीज़े पे आप कैसे आ सकते हैं। तो दूसरा, यहाँ ये शादी वाला वीज़ा है, जैसे हम लेडीज़ यहाँ पे आई हुई हैं, या अक्सर कोई आदमी भी आए होंगे शादी करके, तो वो मैं आप लोगों को इस पे थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। दूसरे वीज़ों पे अगर कोई पूछना चाहे, तो अगर मेरे काफ़ी कमेंट गुज़रे हैं कि आप स्टूडेंट यहाँ आई हैं, या शादी करके आई हैं, या किस वीज़े पे यहाँ पे आई हुई हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी शादी के 1 माह के बाद ना वीज़ा अप्लाई किया था यहाँ पे, और 2 माह के बाद मुझे वीज़ा मिल गया था। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह का बड़ा एहसान है, क्योंकि पेपर वर्क पे आपका सब डिपेंड करता है, और आज से अगर 14 साल पहले की बात करें ना, इतने ज़्यादा रूल्स स्ट्रिक्ट नहीं होते थे, यहाँ पे अब ज़्यादा हो गए हैं। यहाँ पे अब वीज़े बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और प्राइस और पैसे तो मैं कहनी इतने ज़्यादा ने, बहुत ही ज़्यादा हैं। लेकिन पहले वक़्तों में जो लोग आए हैं ना, मैं कहती हूँ वो ठीक रह गए हैं, लेकिन आजकल के लोगों अगर चाहें तो पाकिस्तान से इंग्लैंड आए ना, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, और एक कितने लोग वो पैसों को जोड़ते हैं और यहाँ के लिए आने के लिए, लेकिन फिर जब वीज़ा नहीं लगता तो फिर वो मायूस हो जाते हैं, ज़ाहिर-सी बात है। और मैं फिर 2008 में क्रिसमस ईव पे यहाँ इंग्लैंड में आ गई थी, और यहाँ पे फिर मैं रही, और मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स हुई इंग्लिश की, क्योंकि आपको पता है जब पाकिस्तान से हम आते हैं तो इंग्लिश की थोड़ा-सा मसला ज़रूर होता है। फिर मैंने कुछ कोर्सेज़ किए इंग्लिश के हस्बैंड को के कहा कि चलें, थोड़ा-सा आपको ना अंदर आने-जाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ा-सा बात करने में नहीं होगी। और फिर मेरे हस्बैंड मुझे हर ना साल बाद पाकिस्तान ले जाते थे, क्योंकि मेरे पास 2 साल का वीज़ा था, मैंने 2 साल बाद ना इंडेफिनिट अप्लाई करनी थी। फिर मैंने वो अप्लाई की, फिर मैंने साल बाद फिर नेशनैलिटी अप्लाई की, फिर इस तरह से मुझे ना पासपोर्ट भी ब्रिटिश मिल गया था, और उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता मेरा दिल भी लगना शुरू हो गया, और आपको पता है यहाँ पे पहले लैंडलाइन ही होता था, और 8 दिन के बाद फैमिली से बात होती थी, बड़ा मुश्किल था वो वक़्त। अब तो बहुत ज़्यादा सहूलतें हो गई हैं, अगर मैं कहना चाहूँ तो आप 5 मिनट में घर वालों से बात कर सकते हैं, पहले वक़्तों में ऐसा कुछ नहीं होता था। अच्छा, वो भी गुज़र गए मेरे 3-4 साल, उसके बाद फिर ऐसा ज़िंदगी का एक रूठ बदला, ऐसा कोई ज़िंदगी ने पलटा खाया कि मेरे हस्बैंड को कैंसर हो गया, और जब कैंसर हुआ तो आप सोचें कि ज़िंदगी बिल्कुल ही पलट गई हमारी। और अच्छा, ज़िंदगी के वो जो 3 साल थे ना, वो हम लोगों ने इतने ज़्यादा सफ़र किए। मेरी बेटी छोटी-सी थी, और मुझे ड्राइविंग भी नहीं आती थी, और वो हस्बैंड हॉस्पिटल में होते थे, और मैं घर में अकेली अपनी बेटी के साथ। और पाकिस्तान में भी सबको बताया, उनको बिलीव ही ना आए कि ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो हम लोग पाकिस्तान से होके आए थे और ये कैसे हो गया।
تو بٹ اینی ویز میرے ہسبینڈ نے پھر اتنی زیادہ فائٹ کی اس کے ساتھ، ان کی ریڈیو تھراپی ہوئی اور وہ اتنے زیادہ اسٹرانگ ہے، کہتے تھے مجھے ڈاکٹر نے اس ٹائم میں بتایا تھا کہ اگر تم یہ بات کو دل پہ لگاؤ گے نا تو تم کبھی بھی بیڈ سے نہیں اٹھو گے، تو اسٹرانگ بنو اور اس کینسر سے تم فائٹ کرو۔ اور میرے ہسبینڈ نے واقعی اس کے ساتھ فائٹ کی، بہت زیادہ فائٹ کی۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کے لیے یہ فائٹ کی کیونکہ میری بیٹی بہت چھوٹی تھی تب۔ کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کے لیے یہ فائٹ کی ہے کیونکہ میری بیٹی کو اس ٹائم میری ضرورت ہے۔ تو اللہ کا بہت احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تم نے یہ کیوں کیا ہمارے ساتھ، ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا؟ جو اللہ ہمارے لیے پلان کرتا ہے نا، وہ بہتر ہمارے لیے کچھ کرتا ہے۔ اور اچھا اینی ویز اس طرح سے ہمارا یہ بھی سفر گزر گیا، اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے۔ اگر میں یہ ساری باتیں بتانے لگی تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ وہ سفر بھی گزر گیا، لیکن جس انسان کے اوپر گزری تھی نا وہ کینسر کی سٹوری، وہ تو کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ میرے ہسبینڈ اکیلے ہاسپٹل میں ہوتے تھے اور میں گھر میں اپنی بیٹی کی لک آفٹر کرتی تھی کیونکہ بیٹی بہت زیادہ چھوٹی تھی، اور جب کینسر ہوتا ہے نا تو وہ زیادہ تر اتنے پاس نہیں آنے دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہوگا کیونکہ اس کے سیل بہت ویک ہو چکے ہوتے ہیں پیشنٹ کے۔ تو انہوں نے یہی کہتے ہیں کہ کوشش کیجیے گا کہ کوئی ان سے ملے نا، کیونکہ ان کے سیل آلریڈی بہت زیادہ ڈیڈ ہو چکے ہوتے ہیں۔ ان کے ایک تو فرینڈ جاتے تھے، بیسٹ فرینڈ ان کے، وہ جاتے تھے ان کے پاس اور وہی مجھے گھر آ کے بتاتے ہوتے تھے کہ اب رابعہ ڈونٹ وری، تم فکر نہ کرو، وہ ٹھیک ہے، فکر نہ کرو۔ اور ان کے فرینڈس نے اتنی زیادہ میری ہیلپ کی ہے، میرے ڈور کے آگے مجھے کھانا پہنچتا تھا، جو جو مجھے چاہیے ہوتا تھا۔ اب میں آپ لوگوں کو کیا کیا کچھ اور بتا سکتی ہوں۔ تو بہت زیادہ سب نے بہت زیادہ ہیلپ کی، میری فرینڈس نے میری بہت زیادہ ہیلپ کی کہ اکیلی ہے، اللہ کا بہت احسان ہے، وہ سفر بھی گزر گیا۔ اس کے بعد ایک ایسا لائف کا فیس آیا، اور یہ 3-4 سال پہلے کی میں بات آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، کوئی اتنا دور نہیں ہے۔ تو ہمارے حالات اتنے زیادہ خراب، بالکل ڈاؤن، 1 پاؤنڈ بھی ہمارے پاس نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ ہمیں کوکنگ تو آتی ہے، تو میں نے اور میرے ہسبینڈ نے کیا کیا کہ ویکینڈ پہ نا ہم لوگ بریک فاسٹ بنا کے نا تو سیل کرتے تھے، ایسے آرڈرز لیتے تھے، اور لوگ پھر آ کے ہماری اس طرح سے یہ حلوہ پوڑی نا لے کے جاتے تھے کہ ہمارا ویک کا نا خرچہ آرام سے گزر جائے گا۔ یہ میں آپ لوگوں کو انگلینڈ کی بات بتا رہی ہوں، کیونکہ انگلینڈ میں بھی رہنا آپ لوگوں کو آئی تھنک سو بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ گھر کے خرچے ہو کے، ساتھ میں جو رینٹ پہ رہتے ہیں ان کے رینٹ نکالنا، اور اگر مارگیج پہ گھر ہے تو ان کی مارگیج دینا، گاڑی کے خرچے، ایوری تھنگ۔ لیکن اللہ کا شکر ہے ہماری وہ فیس بھی ہمارا گزر گیا۔ میرے ہسبینڈ کو جاب نہیں ملتی تھی، پھر جاب بھی مل گئی، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ وہ محنت کرتے ہیں اور محنت کرنے سے کبھی بھی ڈرنا نہیں چاہیے، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بڑا ہی احسان ہے، اللہ کا لاکھوں کروڑوں دفعہ شکر ہے۔ تو یہی تھی میری لائف سٹوری۔ اگر میں اس پہ بات کرنا چاہوں تو بہت ہی زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو چلیں اب مجھے اجازت دیں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میرا یہ لائف ایکسپیرینس اور اس میں بہت اچھی باتیں ہوں گی، بری ہوں گی، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔